नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 86 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि करके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे आपके। इस मॉक टेस्ट का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन से टाइप के देश होते हैं जिनका अपना क्या होता है, संविधान होता है, जो लोकतांत्रिक होते हैं या सर्वसत्तात्मक होते हैं या साम्यवादी होते हैं या कुलीन तंत्री होते हैं। देखो डेमोक्रेटिक मतलब समझ लो ना, जनता के द्वारा चुने हुए शासन, जिसमें जनता अपने में से किसी लोगों को चुनती है पब्लिक और वही फिर देश पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो जनरली ऐसे ही देशों का अपना अपना क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कौन से टाइप के देशों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जो आपके कौन से देश होते हैं दोस्तों? लोकतांत्रिक देश होते हैं, बोले तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ठीक है। और ओलिगार्किक में तो क्या होता है, कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, शासन करते हैं और उसमें फिर उन्हीं के दोस्त या कुछ आपस में भाईचारे वाले लोग या आपस में फिर आगे से आगे ऐसे शासन चलता है, मतलब जनता चुनती नहीं है। इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमो का मतलब ही होता है पब्लिक। जब पब्लिक अपने में से चुनकर किसी लोगों को कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भेजती है कि आप हम पर शासन करो, ठीक है, तो ऐसे ही लोगों का क्या होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें से किस स्थान पर तक तौक है ना उत्सव मनाया जाता है? तो तक तौक जो उत्सव है वो कहां का है? आपका लद्दाख का है। कहां का है? जो तक तौक फेस्टिवल है वो कहां का? आपका लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है। ये तो छोटू सा फैक्ट था। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रभभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था? तो उनका नाम है दोस्तों शिव कुमार शर्मा। देखो मैं आपको एक बता देता हूं, इसमें एक और एग्जाम आने लायक बात क्या, वो ध्यान से सुन लो। वैसे इसका उत्तर तो शिव कुमार शर्मा है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। किससे? संतूर से। मजे की बात है कि जो आपको चारों ऑप्शन में दे रखा है ना, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, सतीश व्यास और शिव कुमार शर्मा, इन चारों का संबंध किससे है? संतूर से। और इसमें ये जो भजन सोपोरी, इनका तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखो शिव कुमार शर्मा का तो पूछा ही जाता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से। आपको भजन सोपोरी का भी नाम याद रखना है कि इनका भी संबंध किससे है? संतूर से। आप याद रखना, शिव जी के क्या करने हैं? भजन। तो भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, इन दोनों का तो नाम हमेशा याद रखना है किससे है, इनका संबंध संतूर से है। और बाकी फिर आपको याद रखना ही है कि हरि प्रसाद जो चौरसिया, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? बांसुरी से। किससे है बताओ? इनका संबंध किससे है? आपके बांसुरी से। जबकि जो ब्रजभूषण, ये ब्रज नहीं, ब्रिज है, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज, जो ब्रजभूषण काबरा है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? गिटार से। किससे है इनका संबंध? गिटार से। तो एग्जाम में डायरेक्ट कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। संतूर में कम से कम शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी का नाम याद रखो। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया हो गए और आपके गिटार वादक कौन हो गए? ब्रजभूषण काबरा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, देखनी भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य, एक फोक डांस है, उसका संबंध किससे है? तो देखनी का संबंध किससे है? गोवा से। तो अपन जनरली ऐसे मान के चलेंगे, दिमाग में ऐसे इसको लंबे टाइम तक याद रखेंगे कि अपन घूमने चल रहे हैं, वहां जाके देखेंगे। किसको देखेंगे? गोवा को। तो गोवा में जाके देखना है, गोवा में जाके देखना है। घूमने के नाम पर कहां जाना है? गोवा, और गोवा में जाके देखना है। तो देखनी एक फोक डांस है, कहां का? आपका गोवा का। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है? आप लोगों ने जब थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें बैंक रेट को कम ज़्यादा करना या रेपो रेट को कम ज़्यादा करना या CRR को कम ज़्यादा करना या SLR को कम ज़्यादा करना। तो उसी में से एक टर्म होती है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। होता क्या है इसके अंदर? इसमें क्या करता है जनरली, इसमें RBI द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जितनी भी गवर्नमेंट की क्या होती है? आपकी सिक्योरिटीज होती है, बोले तो गवर्नमेंट की जो आपकी प्रतिभूतियां होती है ना, गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियां होती है, लाइक NSC वगैरह ले लो, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसको खरीदा और क्या किया जाता है? बेचा जाता है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसको खरीदा और क्या किया जाता है? आपके बेचा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्या होता है, जैसे समझो, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में बोला, गवर्नमेंट की कोई एक सिक्योरिटी आपके सामने बोली जिसका नाम है NSC। NSC की जैसे फुल फॉर्म क्या होती है? NSC की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब क्या होता है, जैसे समझो
ये आपको कहीं भी किसी बैंक वगैरह में मिल जाएगा एनएससी। जैसे मैं कोई भी बैंक के पास गया या पोस्ट ऑफिस वगैरह में गया, मैंने बोला मेरे को एक काम करो है ना, 1000 रुपये की एनएससी दे दो, 1000 रुपये की एनएससी दे दो। तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, बैंक वाला क्या करेगा, मेरे से 1000 रुपये तो ले लेगा और बदले में कागज का टुकड़ा देगा जिसके ऊपर लिखा होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और उसमें लिखा होगा हाँ इस बंदे के 1000 रुपये मेरे पास है और इसको एक पर्टिकुलर इस टाइम के बाद इतना भुगतान करना है, ब्याज समेत जो कुछ भी है। आप एक मिनट के लिए समझने की कोशिश करो। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो तो आपको पता है इन्फ्लेशन, जनरली इन्फ्लेशन जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, मार्केट के अंदर मनी का फ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है, मार्केट में पैसे क्या है, ज्यादा है। तो ये भी एक समस्या है। तो मार्केट में मनी का फ्लो कम करने की कोशिश करेगा आरबीआई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, लोगों को बेचा जाएगा और बदले में लोगों से कैश लिया जाएगा। तो बताओ इस तरह से कंट्रोल हुआ ना। और जब मार्केट में मनी क्या होगी, पैसा कम होगा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करे, बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इन बैंकों के सहायता से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को वो वापस दे देगा, है ना, वापस दे देगा सिक्योरिटीज को। और जो सिक्योरिटीज बैंकों के पास उनको बोलेगा इन पब्लिक को इनको वापस दो और बदले में इनको क्या दे दो, कैश दे दो, जिससे मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो, ज्यादा हो। तो ये सब एक्टिविटीज ही कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या कहलाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है। तो इसमें क्या किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है और क्यों किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिक मतलब जो कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों के जोड़ी की एक ऑड संख्या होनी चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। और जिसमें जनरली उसने फॉर्मूले के रूप में क्या बताया, जनरली वो 4n+2, ठीक है, जिसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये जो नियम था ये किसका था, तो ये बेसिक सा नियम है दोस्तों, ये नियम था आपका एरिक हक्कल का। एरिक हक्कल ने बताया था जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी सुगंधित यौगिक होते हैं, उसमें जनरली उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का जो आपका जो पेयर बताया था वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर उसने बताया था। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसका है, एरिक हक्कल का है। ये नियम भी किसका था, एरिक हक्कल का था। नेक्स्ट अगला, सॉल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम क्या है। पहली बात ये सॉल्ट पेट्रे नहीं होता है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इंग्लिश में नाम सही है सॉल्ट पीटर। याद रखना ये जनरली जो सॉल्ट पीटर होते हैं ये एक आपके विस्फोटक सामग्री होती है जो हम एक्सप्लोजिव कंटेंट बनाते हैं ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पटाखों वगैरह में भी कई बार कर लेते हैं सॉल्ट पीटर का। एक होता है आपका चिली सॉल्ट पीटर, एक होता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर तो जनरली होता है पोटेशियम नाइट्रेट और आपका चिली सॉल्ट पीटर होता है आपका सोडियम नाइट्रेट। तो जनरली ये नाइट्रेट होते हैं, ये जितने भी सॉल्ट पीटर वगैरह होते हैं जनरली क्या होते हैं, नाइट्रेट होते हैं। तो यहाँ हमको कौन सा नाइट्रेट दे रखा है, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो पोटेशियम याद रखना, सॉल्ट पीटर में दो ही तरह के आपको सॉल्ट पीटर जनरली देखने को मिलते हैं, दो तरह के जनरली आपको सॉल्ट जो आपके हैं पीटर देखने को मिलते हैं। अब ये जो सॉल्ट पीटर होते हैं जनरली विस्फोटक सामग्री में हम इस्तेमाल करते हैं, जो विस्फोटक सामग्री बनाते हैं, एक्सप्लोजिव कंटेंट बनाते हैं हम, कंटेंट बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं आपका सॉल्ट पीटर का। उसमें दो तरह के अगर आपसे पूछा जाए ये सॉल्ट पीटर होते हैं। और जनरली याद रखते हैं सॉल्ट पीटर होते क्या हैं, आपके देखने को क्या मिलेंगे आपको, नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। या तो अगर इंडियन सॉल्ट पीटर की बात करोगे, इंडियन सॉल्ट पीटर की बात करोगे तो दोस्तों ये क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और अगर आप चिली सॉल्ट पीटर की बात करोगे, चिली एक देश का नाम है, ठीक है ना, चिली सॉल्ट पीटर की बात करोगे तो ये होता है आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। ये NaNO3 होता है और ये KNO3 होता है। तो यहां पर अपने से सोडियम नाइट्रेट है नहीं ऑप्शन में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों तथा भूमि अनुदान के संदर्भ में आपका क्या है, आपका सही बनता है, ठीक है। प्रशस्ति जिसमें क्या करते थे, राजा महाराजाओं के बखान होते थे, उनके जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज है उनको बताया जाता था पत्थरों वगैरह पे खुदवा के। जैसे अगर आपने सुना हो तो राज प्रशस्ति वगैरह, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह, प्रयागराज में जो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया जिसके बारे में, उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। बिल्कुल, प्रशस्तियां बखान होता था राजा महाराजाओं का, लेकिन उसको लिखते कौन थे, उसको रचयिता कौन होते थे, जनरली ब्राह्मण ही होते थे। बिल्कुल सही बात है।
अगला स्टेटमेंट, राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राजा के द्वारा कोई भी जो काम, अच्छा काम किया जाता था, चाहे उसके राजा के द्वारा अनुदान वगैरह देना या कोई भी अच्छा लोक कल्याणकारी कार्य करना, तो उसको वो प्रशस्तियों के माध्यम से, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करवाना, है ना, तो वो ब्राह्मणों के माध्यम से उसको लिखवाया करते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों क्या है आपके सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर एन एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो बताओ उसमें से कहां पर है? तो हीराकुंड पर तो नहीं, हीराकुंड पर तो डैम है, तो हाइड्रो वहां पर पावर की बात हो रही है। और ये जो आपका टाटीपाका वगैरह नारगेट यहाँ कोई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो काकरापार है, काकरापार कहां पड़ता है? आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो काकरापार के अंदर आपको पता हो तो भारत का एक न्यूक्लियर आपका पावर स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। और भारत का पहला न्यूक्लियर स्टेशन कौन सा है, तो वो है आपका तारापुर। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां बना था? तारापुर आपके महाराष्ट्र के अंदर बना था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, तो भारत की 2011 के अनुसार कितनी थी दोस्तों? तो वो थे आपकी 382। फैक्ट एक छोटू सा जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब सही नहीं है? तो वुलर झील कश्मीर में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, बिल्कुल सही है। नैनी झील उत्तराखंड, बिल्कुल नैनीताल वगैरह बोलते हैं ना अपन, तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर ही है। लेकिन जो वेमनाद है झील, वो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर नहीं, तो वेमनाद झील कहां पर है दोस्तों? केरल के अंदर है। और ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। कौन सी झील है? वेमनाद झील। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही जोड़ा दोस्तों क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट, और वुलर झील आपको पता है भारत की, क्या बताओ, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। प्राकृतिक मतलब अपने आप बनी, एक नदी आपको पता होता है, झेलम नदी इसको बनाती है। वुलर झील को कौन बनाती है? झेलम नदी बनाती है। ठीक है, और ये भारत की, याद रखना, वुलर झील की खास बात क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। वुलर झील की क्या खास बात है? तो वुलर की क्या खास बात है? ये इंडिया की सबसे बड़ी, बोले तो लार्जेस्ट, है ना, प्राकृतिक मतलब नेचुरल और मीठे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील का अगर आपसे नाम पूछे कौन सी है, तो वो है वुलर। जबकि वेमनाद झील की खास बात क्या है? वेमनाद झील भारत की सबसे लॉन्गेस्ट आपकी झील है। भारत की लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो झील है वो आपकी वेमनाद झील है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से एवोगाद्रो से संबंधित सही कथन कौन सा है ना? इनमें से एवोगाद्रो से देखो दोस्तों, एवोगाद्रो का जो नियम था, तो एवोगाद्रो ने क्या बताया था जनरली? तो एवोगाद्रो ने जनरली जो बताया था वो किसी भी, ज्यादातर, हालांकि गैस वगैरह से रिलेटेड एवोगाद्रो का एक नियम है जो बड़ा फेमस है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एवोगाद्रो ने बोला कि आप जैसे कोई भी एक बर्तन, जैसे ये बर्तन लिया मैंने, ये जैसे 100 ml का एक बर्तन है, जो सबसे फेमस नियम है एवोगाद्रो को, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे 100 ml का एक बर्तन है, ठीक है, इसमें माना इसने पूरे इसको भर दिया किससे? नाइट्रोजन से। तो अब जैसे मैं समझाने के लिए बस एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, जैसे 100 ml में हमने चेक किया कि इस नाइट्रोजन गैस के कितने अणु आए, तो पता चला यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन के कितने आए, तो पता चला यहां पर 1 लाख आए। जैसे कितने आए आपके? 1 लाख। तो फिर इसने क्या किया? फिर इसने सेम एक और 100 ml का बर्तन लिया उसी फिजिकल कंडीशन में कि उस कमरे में तापमान भी सेम होना चाहिए, प्रेशर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एक और 100 ml का बर्तन लिया, अब देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस के कितने अणु आते हैं, तो पता चला यहां पर हाइड्रोजन गैस के भी जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो अणुओं की संख्या आई, वो भी कितनी आई दोस्तों? तो वो भी आई आपकी कितनी बताओ? 1 लाख। कितनी आई बताओ? 1 लाख। मतलब उसने क्या बताया, अगर सेम फिजिकल कंडीशन रखे, समान तापमान और समान दाब पर, तो जो वॉल्यूम अगर आपका क्या रखे बताओ? सेम। वॉल्यूम क्या रखे बताओ? सेम। तो गैसों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी बताओ? सेम। मतलब खास करके उसने गैसों के अणु या परमाणु की संख्या के बारे में बताया था। तो जनरली एवोगाद्रो का जो नियम है दोस्तों, वो किससे? परमाणु और अणुओं के उससे, उसकी संख्या और उससे रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन से तो एवोगाद्रो को कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, जंतु उत्पादक कोशिका का तो कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 4th क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह एवोगाद्रो का नियम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो,
एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से है, सब जानते हैं, कहां पाया जाता है? तो दोस्तों एनाकोंडा जो आपका अमेजन नदी उसके आसपास, अमेजन जो आपके फॉरेस्ट है, अमेजन नदी के आसपास के जो वन है वहां पाया जाता है। और अमेजन नदी के आसपास के फॉरेस्ट कैसे हैं? तो अमेजन नदी आपको पता है वहां से 0 डिग्री आपकी इक्वेटर गुजरती, और इक्वेटर के आसपास के वन कैसे होते हैं दोस्तों? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। तो एनाकोंडा आपको दोस्तों कहां देखने को मिलेगा? एनाकोंडा देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या फिर ये वर्ड ना हो तो कई बार नदी के हिसाब से बोले तो अमेजन फॉरेस्ट में। और अमेजन नदी कहां है दोस्तों? तो अमेजन नदी है आपके ब्राजील में, जो कि विश्व की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं, बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी तो नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो बहुत फेमस है दोस्तों, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था ये दो गुटों के बीच में। कौन सा युद्ध दोस्तों? आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। तो अपने को अच्छे से पता है बक्सर के युद्ध के अंदर इधर की तरफ से 3 लोग थे दोस्तों। एक तो बंगाल का पूर्व नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है, ये बंगाल का एक्स नवाब था। बंगाल का, क्योंकि अब इसको एक्स क्यों बोला? क्योंकि इसको हटा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और कौन था? सजाउद्दौला। सजाउद्दौला ये कहाँ का नवाब था दोस्तों? अवध का नवाब था। और एक उस वक्त मुगल बादशाह थे दोस्तों, उसका नाम था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ये एक मुगल बादशाह हुआ करते थे दोस्तों, शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड और ये मुगल बादशाह थे, ये लड़ रहे थे बक्सर के युद्ध में। किसके खिलाफ दोस्तों? अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों में अगर पूछे तो कौन थे अंग्रेजों में? तो अंग्रेजों में दोस्तों जो वास्तव में लड़ने आया था उसका तो नाम था थॉमस मुनरो। क्या नाम था? थॉमस मुनरो। किसकी तरफ से लड़ने आया था दोस्तों? ये लड़ने आया था रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। तो कई बार थॉमस मुनरो ऑप्शन नहीं हो तो फिर हम कह देते हैं बक्सर के युद्ध में किसने पार्टिसिपेट किया? रॉबर्ट क्लाइव में। लेकिन जीते कौन दोस्तों? अंग्रेज जीत गए थे इस युद्ध को। कौन सा युद्ध है दोस्तों? बक्सर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। कब? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा दिसंबर 1984 को भोपाल में निम्नलिखित में से किस कारखाने के अंदर हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको अच्छे से बता देता हूं। एक्चुअल में 3 दिसंबर 1984 को कहां पर? भोपाल में। कहां पर? भोपाल में। ठीक है, एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी थी। इस कंपनी के अंदर दोस्तों एक जहरीली गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट करके एक जहरीली क्या थी दोस्तों? गैस थी। इस गैस का रिसाव होता है, और इस गैस के रिसाव से दोस्तों कहां पे आ गए? हाँ, इस गैस के रिसाव से दोस्तों बहुत से लोगों की, मजदूरों की, उस कारखाने में उसके आसपास रहने वाले लोगों की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और इतिहास में ये भीषण घटना किस नाम से दर्ज हो जाती है? भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से दर्ज हो जाती है। कब हुई ये घटना? 3 दिसंबर 1984 को। कहां पर? तो भोपाल में। कंपनी का नाम पूछे कई बार तो पूछा, याद रखना यूनियन कार्बाइड। और अगर उस जहरीली गैस का नाम पूछे तो दोस्तों उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या थी दोस्तों? ये एक कीटों को मारने वाली दवा, ये कंपनी क्या करती थी? कीटों को मारने वाली दवा बनाती थी, इंसेक्टिसाइड्स बनाती थी, पेस्टिसाइड्स बनाती थी। ठीक है, और उसमें जिस गैस का इस्तेमाल करते थे वो तो मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसी गैस का लीकेज हो गया जिससे बहुत से लोग मारे गए। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट अगला, वेम्पति चित्रा सत्यम जो कि भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, है ना? तो उनको 1998 में इनमें से कौन सा जो है वो अवार्ड दिया गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इनको अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण। तो दोस्तों एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी अपन ने बहुत बार देखा, भारत के अंदर जो 8 आपके क्लासिकल डांस है उनमें से एक है कुचिपुड़ी का संबंध दोस्तों कहाँ से? कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और आज के बाद इसके एक डांसर का नाम हमेशा याद रखना, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या नाम है उनका दोस्तों? वेम्पति। वेम्पति चित्रा सत्यम। वेम्पति चित्रा सत्यम। वेम्पति चित्रा सत्यम का संबंध कौन से डांस है दोस्तों? कुचिपुड़ी से। और इनको 1998 में कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? इनको दिया गया पद्म भूषण। पद्म भूषण। वैसे आपको पता होना चाहिए ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड्स है जो दोस्तों, इनकी शुरुआत हुई कब थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है? इसमें सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण।
कौन होता है? पद्म विभूषण। सेकंड नंबर पे कौन होता है? पद्म भूषण। ठीक है, और उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे होता है पद्मश्री। पद्मश्री ये भारत के नागरिक सम्मान है, लेकिन इनसे भी ऊपर जो भारत का हाईएस्ट नागरिक सम्मान होता है दोस्तों, वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न के नीचे होते हैं ये, सबसे ऊपर तो होता है भारत रत्न। ये भारत का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। भारत के नागरिकों को या विदेशी को भी दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय जो नागरिक सम्मान है उसमें सबसे हाईएस्ट है वो कौन सा? भारत रत्न। और एक्चुअल में इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। किस राजवंश की कांसा है ना, जो ब्रॉन्ज होता है, उसकी मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी, है ना? तो जो एक वैक्स है, मोम होता है ना, उसकी तकनीक से दोस्तों कांसे की, है ना, जो मूर्तियां बनाई गई थी, वो किस साम्राज्य के समय की बात है दोस्तों? तो वो है आपका चोल साम्राज्य के समय की बात है। किसकी? चोल साम्राज्य के समय की बात है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद, इससे पहले वाला देख लिया था ना, हाँ, अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो कोलेरू झील है, इनमें से किस राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी? कौन सी झील दोस्तों? कोलेरू झील। बड़ी फेमस है दोस्तों कोलेरू झील। कहां की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक और झील है दोस्तों जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर है, उसका नाम है कौन सा? पुलिकट झील। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो पुलिकट झील, ये कहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, इनके कहां पर है दोस्तों? इनके एकदम बॉर्डर पर है। कौन सी झील है दोस्तों? पुलिकट झील है। इसमें ज्यादातर हिस्सा कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और इसके आंध्र प्रदेश वाले हिस्से के अंदर ही भारत का एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, एक जगह है जहां से हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, और उसका नाम है क्या दोस्तों? उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा दोस्तों कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और वहां पर जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सतीश धवन। वरुण धवन मत कर देना, या शिखर धवन, सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, ये तो मैंने पुलिकट के बारे में बताया। बाकी कोलेरू झील भी कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। अगला, इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है दोस्तों? वही सिंधु। इसलिए सिंधु नदी को ही अपन इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। अगला, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए दोस्तों चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों। एक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं ना, ये आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह नहीं पढ़ते ना, ये तो काफी बड़े, इनसे भी एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, जिसको गॉस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, जिसमें कहते हैं कोई द्रव्यमान नहीं है ना, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल है। उस न्यूट्रिनो पार्टिकल की स्टडी करने के लिए दोस्तों हाल ही में एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला बनाई है, जिसका नाम है जूनो वेधशाला। तो ये जूनो वेधशाला किसकी है दोस्तों? तो ये जूनो वेधशाला है चीन की। लेकिन अब यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो सकता है दोस्तों। हम अंतरिक्ष में बहुत सारे प्लैनेट वगैरह की स्टडी करने के लिए मिशन भेजते हैं, जैसे हमारा इसरो भी भेजता है, यूएसए का कौन सा है? नासा, वो भी भेजता रहता है। तो दोस्तों यूएसए, वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है? नासा ने समथिंग शायद 2016 के समथिंग की बात है, 2016 के अंदर एक ग्रह है जिसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है जुपिटर, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं दोस्तों? है ना, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति कहते हैं। उसकी स्टडी के लिए, जुपिटर की स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए दोस्तों एक मिशन भेजा था, जिसका नाम था दोस्तों जूनो मिशन। क्या नाम था? जूनो मिशन। अब यहां से इंसान कंफ्यूज हो सकता है, पूछो कैसे? किसी को लगे हाँ जूनो मिशन तो मेरे को पता है, पढ़ा हुआ मेरे, जूनो मिशन का संबंध है किससे? जुपिटर से। और इसको भेजा था किसने? नासा ने। नासा किसकी एजेंसी है? यूएसए की। तो यहां से वो पढ़े होने के बावजूद भी जूनो का उत्तर करके आ जाएगा क्या? यूएसए, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप बोलो सर अब हमें कैसे पता चले? ऐसे पता चलेगा, अगर स्पेस से रिलेटेड बात कर रहा है, जुपिटर ग्रह से रिलेटेड जूनो मिशन की बात कर रहा है, तो उत्तर होगा यूएसए, नासा वाला। ठीक है, लेकिन अगर यहां न्यूट्रिनो पार्टिकल, यहां चला के बंदा बोल रहा है न्यूट्रिनो पार्टिकल के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बनाई है, जिसका नाम जूनो वेधशाला रखा गया, तो फिर न्यूट्रिनो वाला का पूछे तो उत्तर क्या करेंगे? अपन चेंज करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट टाइम कभी जूनो का आ गया तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट अगला देखो। हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया है? किस राज्य ने बोला है कि हमारे यहां कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें 35% सीटें रिजर्व होगी, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो दोस्तों ये फैसला किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों ये फैसला किया।
ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। हाल ही में दोस्तों भी T20 इंटरनेशनल में 344 पे 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? 344 पे 4 का जो नया रिकॉर्ड है दोस्तों वो किसने बनाया, अगर आपसे पूछा जाए। क्लियर है? तो दोस्तों ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में दोस्तों जिम्बाब्वे ने बनाया। बिल्कुल जिम्बाब्वे ने बनाया। किसके खिलाफ दोस्तों? तो ये इसने बनाया है जिम्बाब्वे ने वर्सेस एक देश पड़ता वहीं अफ्रीका का जिसका नाम है जाम्बिया। क्या नाम पड़ता दोस्तों? जाम्बिया। जाम्बिया के खिलाफ दोस्तों इसने 344 रन का जिम्बाब्वे ने रिकॉर्ड बनाया। को बोले सर कैसी बात कर रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था। यस, बनाया था इंडिया ने, अभी पिछले अक्टूबर में ही तो इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था, और इंडिया के रिकॉर्ड बनाने के कुछ ही दिन बाद जिम्बाब्वे ने रिकॉर्ड इंडिया का तोड़ दिया। इंडिया ने T20 क्रिकेट में कितने रन का रिकॉर्ड बनाया था? तो इंडिया की तरफ से हालांकि वो हाईएस्ट है। इंडिया ने भी आपको बताओ पिछले महीने अक्टूबर में किसके खिलाफ दोस्तों? बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। कितने रन बनाए? 297 रन बनाए। कितने विकेट खोकर दोस्तों? 6 विकेट खोकर, जिसमें संजू सैमसन ने शतक लगाया था, जो शायद बांग्लादेश का आखिरी T20 था। तो उस बांग्लादेश के इस T20 में है ना, इंडिया ने कितने रन बनाए थे? 297 रन। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की तरफ से इंडिया का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है दोस्तों है ना T20 में, वो कितना है? 297 पे 6, जो हाल ही में इंडिया ने किस देश के खिलाफ बनाया? बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन इसको तोड़ दिया दोस्तों जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने दोस्तों 344 रन बना दिए T20 क्रिकेट में। तो मतलब समझ रहे हो क्या है, 50 ओवर के मैच में नहीं, ओनली T20 में दोस्तों 344 रन बना दिए। तो ठीक है, जो भी ये अपने को याद रखना पड़ेगा। और अगर इंडिया के इंडिविजुअल हाईएस्ट पूछे T20 में तो दोस्तों कितना है? 297 पे 6, जो उसने किसके खिलाफ बनाया दोस्तों? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखो। हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई वहां की दोनों आर्मी के बीच में, जिसका नाम है विनबैक्स। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? विनबैक्स। ठीक है, तो वियतनाम और भारत, BA मतलब भारत, X का मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, वियतनाम, विन मतलब वियतनाम, BA का मतलब भारत, X का मतलब एक्सरसाइज। इसका भी हाल ही में 5वां जो एडिशन है वो कहां पर हुआ दोस्तों? तो ये हुआ हरियाणा में। कहां पे हुआ दोस्तों? ये आपके हुआ है कहां पे? आपके हरियाणा में। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखो। हाल ही के अंदर दोस्तों अभी रिसेंटली में 2024 में जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, अभी हाल ही में एक नया इंडेक्स आया जिसका नाम है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ठीक है, कौन सा इंडेक्स आया? अगर अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इंडेक्स आया, तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। मतलब इस प्रकृति को इस नेचर को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए दोस्तों हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जो भी हाल ही में है। और ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इससे पहले इस टाइप का कभी इंडेक्स नहीं आया है, ये इसका फर्स्ट एडिशन है। तो इस एडिशन में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इंडिया को जो रैंक मिली है वो मिली 176। कौन सी रैंक मिली है? इंडिया को जो रैंक मिली है वो मिली है 176 रैंक मिली है, 176वीं रैंक मिली है इंडिया को। अब याद रखना ये तो वर्स्ट रैंक है। कैसे? क्योंकि इस रिपोर्ट में दोस्तों 180 देश 180 कंट्रीज शामिल की गई थी, 180 कंट्रीज शामिल की गई थी। और भारत विश्व के आखिरी 5 देशों में से एक है, क्योंकि इंडिया की रैंक कौन सी लगी है? 176 लगी है। और इसमें भाई नेचर, अपने यहाँ की प्रकृति को अच्छे से कंजर्व करना, संरक्षित करने का काम किया। उसमें फर्स्ट नंबर पे दोस्तों जो देश आया है वो है आपका लग्जमबर्ग। एक यूरोप की कंट्री है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पे आया। और सबसे घटिया रैंक, सबसे आखिरी रैंक मिली है दोस्तों 180 नंबर पे, और उस देश का नाम है किरीबाती। क्या नाम है दोस्तों? किरीबाती करके देश है जो कि अफ्रीका के अंदर, ये यूरोप में पड़ता है आपके लग्जमबर्ग, ये तो यूरोप में पड़ता है, ये आपके अफ्रीका के अंदर दोस्तों एक देश पड़ता है जिसका नाम है किरीबाती। इसको 180 रैंक मिली है। तो इंडिया को कोई अच्छी रैंक थोड़ी मिली, इंडिया को भी घटिया सी रैंक मिली है। इंडिया नेचर, अपने यहाँ के नेचर को कंजर्व करने में, संरक्षित करने में दुनिया के सबसे 5 पिछड़े देशों में से एक है। 180 देशों में से कौन से नंबर पे है? 176 नंबर पे। कौन से नंबर पे दोस्तों? 176 नंबर पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि स्काई स्कैनर की यात्रा है ना, स्काई जो स्कैनर है उसकी जो यात्रा रुझान रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा बना है? तो इसकी स्काई स्कैनर की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसके अनुसार पूछा गया 2025 में आने वाले टाइम में भारतीय लोग सबसे ज्यादा कहां जाना पसंद करेंगे या पर्यटन स्थल पे घूमना पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा शिलोंग जो कैपिटल है दोस्तों कहां की? आपकी कैपिटल है कहां की? मेघालय की। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इनको समझा होगा, और फ्यूचर में इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और आपके आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर उसके नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू।